INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you. अगस्त 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन की जीत हुई और जर्मनी, इटली और जापान हार गए। इस वक्त इंडिया ब्रिटेन के अंडर था, लेकिन जापान के हारने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस परेशान थे। क्यों? क्योंकि नेताजी ने जर्मनी के हिटलर की मदद से जापान में आजाद हिंद फौज बनाई थी और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। भारत की आज़ादी का सपना लिए ब्रिटिशर्स को चकमा देकर नेताजी एलेगिन रोड से बिहार, वहाँ से पेशावर होकर अफगानिस्तान, वहाँ से सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुँचे। 1943 में वो सबमरीन से जापान पहुँचे। वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और आज़ाद हिंद सरकार बनाई। जिसे 11 मुल्कों का साथ मिला। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया, तो जापान ने सरेंडर करने का फैसला किया। इस अटैक के बाद नेताजी अपने फौज के साथ सिंगापुर लौट आए और बातचीत के लिए टोक्यो जाने का फैसला किया। 17 अगस्त को वो साइगोन से रवाना हुए और 23 अगस्त को जापान ने बताया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे पर एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उस प्लेन में नेताजी के साथ उनके वफादार साथी कर्नल हबीबुर रहमान भी मौजूद थे। 2 दिन बाद नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रख दिया गया। ये नेताजी के गायब होने की ऑफिशियल प्लेन क्रैश थ्योरी है और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल गई। लेकिन किसी को इस पर यकीन नहीं हुआ, बल्कि कई लोगों को लगा कि ये सुभाष चंद्र बोस की ही कोई सोची समझी चाल है। अब आते हैं सेकेंड थ्योरी पर, जो 60 के दशक में पॉपुलर हुई। रूमर सुना जाता है कि नेताजी किसी प्रकार ब्रिटिश की आंखों में धूल झोंककर सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, क्योंकि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई के लिए हेल्प मांगने गए थे। लेकिन स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की किसी जेल में बंद करके टॉर्चर किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि नेताजी वापस आ जाते तो नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। सरकार पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए 1970 में इंदिरा गांधी ने जस्टिस GD खोसला को जांच की जिम्मेदारी दी। उन्हें हेल्प कर रहे थे पश्चिम बंगाल के एक सांसद समर गुहा, जो नेताजी के मृत्यु रहस्य को सुलझाने में इंटरेस्ट रखते थे। वो खोसला कमेटी जापान, ताइवान, सिंगापुर, साइगोन, इंडोनेशिया गई। बहुत से लोगों से बात की, लेकिन रिपोर्ट का कंक्लूजन सेम रहा, यानी नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई थी। सत्ता में आने के बाद मोरारजी देसाई ने दोनों कमीशंस की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और बताया कि ताइपे प्लेन क्रैश की थ्योरी को चैलेंज करने वाले डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स की बात दबा दी। इसके बाद 1999 में नेताजी के रहस्य को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी कमीशन बना। मुखर्जी कमीशन को लिखे ऑफिशियल लेटर में ताइवान सरकार ने बताया, 18 अगस्त 1945 तो दूर की बात है, उस पूरे साल में केवल ताइहोकू ही नहीं, बल्कि पूरे ताइवान में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। सबसे करीबी क्रैश सितंबर 1944 में हुआ था। किसी भी अस्पताल के लॉगबुक में नेताजी के इलाज की कोई जानकारी नहीं मिली और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट मिला। उस दिन वहां कानकंता नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। 20 अगस्त को केवल एक जापानी सैनिक के क्रेमाटोरियम परमिट की जानकारी मिली, जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उस बॉम्बर प्लेन में नेताजी के साथी हबीबुर रहमान और जापानी अफसरों के इलाज, डेथ सर्टिफिकेट या घायल अवस्था की कोई फोटो नहीं मिली। मुखर्जी कमीशन ने फैसला दिया कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। सेकंड थ्योरी में विश्वास रखने वाले लोग ये लॉजिक देते हैं कि नेताजी मंचूरिया होकर रूस पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें मार दिया गया। इसका कोई एक्सेप्टेबल प्रूफ नहीं मिला है। 1961 में अर्धहिंदू सरकार नाम के एक भारतीय इंजीनियर ने मास्को में भारतीय दूतावास के ऑफिसर से मिलकर बताया कि उनकी कंपनी के एक जर्मन इंजीनियर ने रूस के ट्रांस साइबेरियन इलाके में स्टालिन के गुलाग में नेताजी को देखा था। इस बात को छिपाने के लिए उन पर प्रेशर डाला गया, लेकिन अंत में उन्होंने मुखर्जी कमीशन के सामने गवाही दी। नेताजी रिसर्चर पुराबी रॉय ने रूस जाकर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, जिनसे साफ था कि नेताजी 1956 तक वहां थे। उन्होंने वो कागजात सांसद चित्ता बासु को दिए। चित्ता बासु वो डॉक्यूमेंट्स लेकर दिल्ली जा रहे थे, तभी राजधानी एक्सप्रेस में उनकी रहस्यमय मौत हो गई और वो कागजात कभी नहीं मिले। इसी तरह की एक और रहस्यमय मौत का संबंध नेताजी से मिलता है। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे,
दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री की होटल के कमरे में मौत हो गई। पत्नी ने बताया कि मौत से पहले शास्त्री जी ने घर पर कॉल किया था और कहा था कि वो एक विशेष व्यक्ति से मिले हैं जिसके लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा है। वो अगले दिन देश लौटकर एक बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। 60 के दशक में भारत नेताजी के अलावा किसी और का इंतजार कर रहा था। क्या शास्त्री जी नेताजी से मिले थे? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। शास्त्री जी की नीली पड़ी लाश देखकर पॉइजनिंग का शक हुआ था, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी डायरी गायब हो गई और उस रात उनके साथ मौजूद खानसामा भी लापता हो गया। अब तीसरी थ्योरी की बात करते हैं। 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में राम भवन नाम के घर में एक सन्यासी की मौत हुई, जिन्हें महाकाल या भगवान जी कहा जाता था। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे। नेताजी और भगवान जी एक ही थे। कोई शक नहीं है आपको? उनकी मौत के बाद उनकी भतीजी ललिता बोस वहां गईं और उनके सामान और चिट्ठियों को देखकर यकीन दिलाया कि वो उनके रंगा काका ही थे। अदालत के आदेश पर जब उनके संदूक खोले गए तो वहां नेताजी के माता पिता की फोटो, उनके परिवार की फोटोज, क्रांतिकारियों की फोटोज, गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा, जर्मन बाइनोकुलर, रोलेक्स वॉच और पोर्टेबल टाइपराइटर मिला। वहां बहुत सी ऐसी चिट्ठियां मिलीं जिनमें पुराने क्रांतिकारियों ने उन्हें परोक्ष रूप से नेताजी माना था। मुखर्जी कमीशन ने माना कि भगवान जी और नेताजी की आवाज में बहुत समानता थी। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में हैंडराइटिंग को अलग बताया गया, लेकिन इंटरनेशनल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर्ट बैगेट ने दावा किया कि दोनों हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है। मुखर्जी कमीशन ने भगवान जी के दांतों का डीएनए टेस्ट करवाया। कोलकाता की CFSL लैब ने कहा कि डीएनए मैच नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग इलेक्ट्रोफ्रियोग्राम रिपोर्ट नहीं दी। जब मिशन नेताजी की तरफ से RTI की गई तो पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट लैब में मौजूद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति ने उस रिपोर्ट को गायब कर दिया। 2017 में सरकार ने फिर से पुराने कमीशंस की बात मानकर कह दिया कि 1945 में ही नेताजी की मौत हो गई थी, लेकिन परिवार के सदस्य जैसे चंद्र कुमार बोस इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि जापान सरकार के पास अभी भी 3 ऐसी फाइल्स हैं जिन्हें उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। फ्रांस के एक इतिहासकार JBP मोर ने भी दावा किया है कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार नेताजी 1947 तक जीवित थे। क्या 18 अगस्त 1945 को सच में आजाद हिंद फौज के सेनापति की मौत हुई थी? 128 साल की उम्र में वो जीवित होंगे, ये मानना मुश्किल है, लेकिन लोग सिर्फ सच जानना चाहते हैं जो फाइलों के नीचे दबा हुआ है। सच तो यह है कि लोगों को कॉन्स्पिरेसी पसंद आती है। शायद ये अच्छा ही है कि ये रहस्य नहीं सुलझा, क्योंकि इसी वजह से आज भी स्कॉलर्स और रिसर्चर्स नेताजी पर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें किसी ने भूलने नहीं दिया। लेकिन जिस इंसान ने देश के लिए इतना किया, उसके साथ न्याय होना ही चाहिए।